रुको 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 रुको, प्री बोर्ड्स का पंचनामा, अरे प्री बोर्ड्स का पंचनामा, प्यार का प्री बोर्ड्स का पंचनामा, जैसे अपन बात कर रहे थे। तो देखो मेरे भाइयों, मुझे मजा आता है तुम्हें कंट्रोवर्सी के लिए टॉपिक देना, तो मैंने सोचा कि आज फिर से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए और ओसवाल बुक से एक चैप्टर तुम्हें पूरा पढ़ाया जाए। देखो मेरे भाइयों, बिजनेस स्टडीज एक ऐसी चीज है, 6 चैप्टर आ रहे हैं टोटल में, उन 6 चैप्टर्स को क्यों ना एक एक वीडियो में पूरा फिनिश कर दिया जाए। तो मैंने उठाई ये ओसवाल की बुक, और इसमें इन्होंने बढ़िया से क्लाउड वाले, बादल वाले वो दे रखे थे, फ्लो चार्ट्स काइंड ऑफ जो दिया रहता है, ये समराइजेशन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, माइंड मैप्स, माइंड मैप, दिमाग की रास्ते दिए हुए थे। मैंने सोचा एक रास्ता मैं भी निकालूं और इस बिजनेस एनवायरनमेंट के चैप्टर को प्री बोर्ड्स के पंचनामा के अंदर एक बार में समराइज कर दूं। इस बुक की क्या खासियत है, क्या बुराई है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए शुरू करते हैं धंधे का माहौल, एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में, शुरू करते हैं। नहीं भाई क्या बोलेंगे धंधे के माहौल को, व्यापार का पर्यावरण, व्यापार का पर्यावरण। वाह वाह, शुरुआत करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के साथ। देखो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बता दूं, अगर तुम्हारे पास ये 20 स्लाइड्स हैं जो मैंने यहां पे बनाई है, बिलीव मी तुम्हें इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। टिल बोर्ड्स टर्म 1 तक 20 डेज प्लेज आएगा, बहुत सारी जुगाड़े बताएगा, एमसीक्यू कैसे करना है वो भी बताएगा, सारी चीजें तुम्हें पता चलेंगी। लेकिन हाल फिलहाल के लिए तुम्हें क्या पता होना जरूरी है, These 20 slides can save you from a lot of hard work। जरूरत ही नहीं है करने की। शुरुआत कैसे करूंगा, देखो जरा ध्यान से। तुम्हें बिजनेस एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है। कैसे, जैसे इधर पे बोला गया, बिजनेस एनवायरनमेंट अपने आप में फोर्सेस होते हैं। अब फोर्सेस का मतलब क्या हुआ, देखो यार, ये वो चीजें हैं जो बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज द रीजन दिस टर्म फोर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, कि ये ऐसे फोर्सेस हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब यहां पे क्या हो गया, रीजंस बन गए। देखो फोर्सेस मतलब क्या हो गया, जिनका एकदम से इंपैक्ट पड़ता है, कोई पॉलिसी चेंज हुई, इंपैक्ट हुआ, दैट बिकम्स अ फोर्स। फैक्टर्स क्या हो गए, ओके भारत में तो ऐसा होता ही आया है, तभी मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, दिस बिकम्स अ फैक्टर। मैं डिटेल में क्यों जा रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन की लाइनिंग वैसी आएगी और तुम बोलोगे बाबा जी समझ में नहीं आ रहा कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है कि नहीं। तो समझो, ध्यान दो जिस चीज को मैं ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं तुम्हें। देखो फिर से बोलता हूं, फोर्सेस क्या हुआ, एकदम से कोई सडन चेंज आया, दैट बिकम्स एन इंपैक्ट, दैट बिकम्स अ फोर्स। उस फोर्स से क्या हुआ, फिर आ जाता है फैक्टर। अरे यार फिर वही नगर पालिका का परमिशन लेने में, अरे यार 1 महीना बर्बाद होगा, उनके चक्कर ही काटते रहो, दैट बिकम्स फैक्टर्स। ये फैक्टर्स हैं। फिर बात आती है इंडिविजुअल्स की, जो तुम्हें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जो तुम्हें मशीनरी सप्लाई कर रहा है, या एनी हाउ जैसे ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो बिजनेस की होती है, वो उनकी खुद की नहीं होती, कई बार उन्हें हायर करनी पड़ती, किसी दूसरी कंपनी से टाई अप करना पड़ता है, दैट बिकम्स इंडिविजुअल्स जो कंपनी के साथ डायरेक्टली डील करते हैं। एंड इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने साथ में एग्जांपल ही दे दिया। से फॉर एन एग्जांपल, आप कहीं से फाइनेंस उठाने जा रहे हो, आप शेयर मार्केट में पब्लिक आईपीओ लेके आना चाहते हो, पब्लिक इशू लेके आना चाहते हो, तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हो गए जिनसे आपको डील करना पड़ता है। ये सारी चीजें मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट है। तो वो चीज गलत हो जाती है जो हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन बैठ गया है, जो एमसीक्यू के लिए खतरनाक है। अरे भाई मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये चीज को समझो। अगर तुम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, इट इज नॉट अबाउट द चेंज, इट इज ऑल्सो अबाउट फैक्टर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट इंडिविजुअल्स, इट इज ऑल्सो अबाउट इंस्टीट्यूशंस। फोर्सेस ही अकेली चीज नहीं है। लेकिन हां, फोर्सेस सबसे पहले लिखा है, इसलिए दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, नहीं यार बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब चेंज, तो वो चीज तुम्हें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ता हूं, विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो आउटसाइड द कंट्रोल का मतलब क्या होता है, बिजनेस को अपने आप को ढालना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से ये चीजें नहीं होंगी, जो हो रही हैं बिजनेस अपने हिसाब से उसको ढालता चलेगा। ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, तुम्हें एज अ बिजनेस अपने आप को ढालना है इन रिलेशन टू all the things that are happening around you. So I'm talking about all the things happening around, not just the change. आगे बढ़ते हैं of business enterprises, but these may affect the performance. इससे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे तो इंपैक्ट आता ही आता है, तो वो चीज तुम्हें पता होना चाहिए। अब तुम मुझसे पूछोगे यार बाबा जी चलो ठीक है, आपने बताया, डेफिनेशन हो गई, हमें आपने 3 चीजें याद करा दी। वैसे तो मैंने 4 चीजें याद कराई हैं, बट ठीक है तुम 3 चीजें भी याद रख सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस
एक तरह से एक ही चीज होती है। तो पहला मैंने तुम्हें याद कराया कि फोर्सेस होते हैं जिसके लिए तुम्हें बिजनेस एनवायरनमेंट आज तक हमेशा याद होते आया है, ऑल अबाउट द चेंजेस। देन कम्स द फैक्टर। फैक्टर क्या बोलता है भैया? रीजंस, जो एक्चुअल रीजंस इंडिया में जनरेटेड ऑलरेडी है, और उसके बाद आ जाता है इंडिविजुअल, उसके बाद आ जाता है इंस्टीट्यूशंस। ये सारे वो हैं जो कि एक्सटर्नलिटी में है, और ये बिजनेस जो है इसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता, आउटसाइड द कंट्रोल है, मतलब बिजनेस को खुद को चेंज करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और यहां पे मैं तुम्हें बहुत क्लियर कर दूंगा, इट इज नॉट जस्ट अबाउट द चेंज, वो तुम्हें पता होना चाहिए। सो कमिंग टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। सबसे पहली चीज ये है, होता ये ना कि हम घर के लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, पड़ोसी के बच्चे को नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए पड़ोसी का बच्चा हमेशा घूमता रहता है और तुम हमेशा घर पे बैठे रहते हो। यहां पे भी वही बोला गया है कि ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं। यहां पे ऐसा कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो इंटरनल फोर्स है और बिजनेस बोले कि यार हम तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज ऑल आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में गांठ बांध लो इस चीज की कि भैया ये सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। तो ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स में फिर मैं क्या बोलूंगा? देखो भैया, एक तो होते हैं इंस्टीट्यूशंस में, वैसे बता चुका हूं मैं, इसको क्यों रिपीट कर रहा हूं। तुम चाहो तो वो 4 चीजें लिख सकते हो जो मैंने तुम्हें इसमें पहली डेफिनेशन में बता दी थी, बट ठीक है, रीइटरेट कर देता हूं। देखो, इंस्टीट्यूशंस हो गए, फोर्सेस मैंने तुम्हें बता ही दिया, फैक्टर्स मैंने तुम्हें बता ही दिया, इंडिविजुअल्स बता दिया, या ऑल अदर फैक्टर्स जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेस करता है तुम वो भी बता सकते हो। तो यहां पे दिक्कत कहां आती है कि बिजनेस एक नटशेल में, देखो जरा, मैं अगर तुम्हें यहां पे दिखाऊं मैंने करा क्या है, यहां पे ये बिजनेस को मैंने सर्कल में क्यों किया है? सिंपल सा रीजन है, बिजनेस इतनी सी चीज है, ये बिजनेस है, इसके बाहर देखो कितना बड़ा फैक्टर है, और यहां पे ये पूरा एनवायरनमेंट आता है जो कि 1, 2 और 3 मिला के बनता है। सिंपल सी बात है यार, बिजनेस अपने आप में बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, इसके बाहर बहुत सारी चीजें होती है जो बिजनेस को देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को खुद को चेंज करना पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट जो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है, अगेन मैं बोल रहा था ना कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्या डिफरेंस है फैक्टर्स और फोर्सेस के अंदर। तो देखो मेरे भाइयों, स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं, जनरल फोर्सेस होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है ये बिजनेस को डायरेक्ट इंपैक्ट करेंगे, और जनरल फोर्सेस का मतलब होता है कि वो जनरली सबको ही इंपैक्ट करते हैं, जैसे जीएसटी का इंपैक्ट सबको ही देखने को मिला है। सो कमिंग टू स्पेसिफिक फोर्सेस, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। सुनो ये बात, ये डायरेक्ट इफेक्ट लिख लेना, जब भी स्पेसिफिक फोर्सेस आए ये पूछा जा सकता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर डायरेक्ट इफेक्ट क्या होता है, तो वो स्पेसिफिक फोर्सेस उसका आंसर होगा एमसीक्यू के अंदर। इतनी छोटी छोटी चीजें तुमसे पूछी जा सकती है मेरे भाइयों। फिर आ गया डायरेक्ट फोर्सेस के अंदर, या डायरेक्ट इफेक्ट जो होता है, इन्वेस्टर्स हो गए बिजनेस के, जो कि टिपिकली उस बिजनेस के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे बिजनेस में कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देन कम सप्लायर्स, जो तुम्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। कस्टमर्स, जो तुम्हारे डेडिकेटेड लॉयल कस्टमर्स हैं, जो रेगुलरली तुमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो भी इस चीज को लेके बहुत ज्यादा, कहा जाए तो दिमाग में सोच के चीजें बैठते हैं। अब देखो यार, मैं तुम्हें अगर एक बहुत छोटी सी बात बताऊं ना, तो हुआ क्या, मैं ओरेवा के स्विच बोर्ड लेने गया था यार, वो उठाना, पीछे एक ओरेवा का स्विच बोर्ड होगा। लेट मी टेल यू वन वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्रांडिंग। ये जो स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं क्या होता है। सो आई बॉट दिस ओरेवा। अब बोलोगे ये भी बाबा जी आपको स्पॉन्सर किया होगा तभी आप दिखा रहे हो। हाँ, ये स्पॉन्सर्ड है, कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड है। आजकल कॉमर्स बाबू पे स्विच बोर्ड वाला मतलब दिमाग की बत्ती जला दे, इसमें तुम अपना दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा एमसीक्यू एकदम से बनने लगे। उंगली मत डाल देना इसके अंदर प्लीज, फॉर गॉड सेक, वरना बोलो बाबा जी ने बोला। तो मैं ओरेवा का क्या बता रहा था तुम्हें, देखो ये देखो टेप लगा के रखा है इन्होंने, है ना। पहली चीज तो पैकिंग से मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो फ्रॉड चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, अभी भी लग रहा है मुझे। तो कल हम लोग ये ओरेवा का स्विच बोर्ड लेके आए थे, ऑल्दो ब्रांडिंग से मुझे लग रहा है कि ओरेवा का है, लेकिन द थिंग इज मेरे पास इसी में एक पुराना वाला स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड की क्वालिटी इससे 10 गुना अच्छी है। सो आई बॉट दिस स्विच बोर्ड फ्रॉम ओरेवा, प्रॉपर सील वगैरह ओरेवा की है, बट यू नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू बिलीव कि ये ओरेवा का ही प्रोडक्ट है, बिकॉज आई नो कि ओरेवा क्या प्रोडक्ट बनाता था, बट बिकॉज टू कट डाउन देयर कॉस्ट उन्होंने प्लास्टिक की क्वालिटी अब बहुत चीप कर दी है। सो वो कहीं ना कहीं दे विल बी लूजिंग अ कस्टमर, वो कस्टमर लूज करेंगे, मेरे को तो डेफिनेटली लूज करेंगे, बिकॉज आई कैन नॉट यू नो ब्रिंग दिस काइंड ऑफ क्वालिटी एट होम। बट लेके आना पड़ा, उस टाइम में मजबूरी थी मेरी कि हाँ ठीक है यार, मेरे को जरूरत थी, तो उस टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, सो मैं ये लेके आ गया। दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द बिजनेस स्पेसिफिक फोर्सेस, यानी अब मैं क्योंकि नहीं खरीदूंगा तो बीइंग अ कस्टमर वो मेरे को लूज कर रहे हैं, सो दैट बिकम्स अ स्पेसिफिक फोर्स, डायरेक्टली कंपनी को इंपैक्ट करेगा। ऑल्दो खैर मेरे अकेले ना खरीदने से कुछ होगा नहीं,
बट आई होप तुम मेरी बात समझ रहे हो। तो मेरे भाइयों जनरल फोर्सेस की बात करें अगर तो बड़ा सिंपल है, देखो यार इसको समझना। जनरल फोर्सेस मतलब हमारे भारत के अंदर आए दिन तुम जो देखते रहते हो, जिसका भी इंपैक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ता है, मतलब भारत के अंदर कोविड-19 हुआ, तुम दूध लेने नहीं जा पाए, दैट इज अ जनरल फोर्स। मतलब इसका इंपैक्ट तुम पे ही नहीं पड़ रहा है, सबके ऊपर पड़ रहा है। कोविड-19 के सिनेरियो में तुम्हें अमूल बटर लेना था, तुम्हें नहीं मिला क्योंकि किसी को नहीं मिल रहा था, क्योंकि बहुत ही स्केर्सिटी हो रही थी। अगेन अ जनरल फोर्स। मतलब मैं इसको ऐसे क्यों समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में इंपैक्ट पड़ जाए कि भैया याद क्या रखना है। तो यहां पे क्या बोला गया, जनरल फोर्सेस के अंदर सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरमेंट होते हैं। 5 होते हैं टोटल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक। अब ये पांचों बस तुम अभी याद रख लो, क्योंकि आगे मैं इसको वैसे भी डिटेल में बताऊंगा, बिना बात के टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं शायद तुमने कभी उस लेवल पे सोचा ही नहीं होगा जो रिलेशन मैं यहां पे एस्टैब्लिश करने वाला हूं, बिकॉज थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज से अलग जा रहा हूं। ये मेरी खुद की पर्सनल स्टडी या जो मैंने बुक्स पढ़ रखी हैं उसके बेसिस पे मैंने फॉर्म किया है। एंड बिलीव मी, तुम्हारे लिए एमसीक्यूज में इसका बहुत महत्व है। इंटर रिलेशन, फोर्सेस और फैक्टर्स का अपने आप में इंटर रिलेशन। सो फोर्सेस एंड फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड। किस सेंस में होता है जरा मैं तुम्हें बताता हूं। फोर्सेस से फैक्टर्स बनते हैं, फैक्टर्स से फोर्सेस बनते हैं। रिवोल्यूशन, रिटेलिएशन, ये सब कहां से आता है, जब कुछ फैक्टर्स जो होते हैं हमें परेशान करने लगते हैं। चेंजेस कब आते हैं, जब कुछ फैक्टर्स हमें परेशान करने लगते हैं। सामाजिक बुराइयां, रीतियां, रिवाज कब खत्म होते हैं, जब ये फैक्टर्स हमें परेशान करने लगते हैं। सो फैक्टर्स से कहीं ना कहीं एक फोर्स बनता है, एक इंपैक्ट बनता है। जैसे भारत सरकार ने देखा कि जो बिलिंग का सिस्टम था या टैक्सेशन का सिस्टम था वो सब प्रॉपर नहीं था, स्पेशली टैक्सेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं, तो सरकार उन फैक्टर्स के कारण फोर्स लेके आई, इंपैक्ट लेके आई, विच वाज जीएसटी। ये फोर्सेस के कारण कभी कभार फैक्टर्स भी बन जाते हैं, एक नया माहौल बन जाता है, एक चीजें बन जाती हैं जिसके कारण तुम्हारा दिमाग होता है अच्छा नगर निगम वालों को डांट लगा दी है, अब काम तुम्हारा 2 दिन में हो जाएगा, तुम्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, तुम्हें वेट नहीं करना पड़ेगा, अच्छा अब तो चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, ऑनलाइन कर सकते हो। दैट बिकम्स अ फैक्टर अगर कोई फोर्स इंप्लीमेंट होता है तो। मतलब तुम्हें समझना क्या है, यहां पे एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। कुछ फोर्सेस के कारण फैक्टर्स डिफाइन होते हैं, कुछ फैक्टर्स के कारण फोर्सेस देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर, और उसके कारण बिजनेस को अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो कभी भी कोई तुमसे पूछता है हमेशा बताओ दे आर इंटर रिलेटेड। अब यार ये बहुत जेनरिक पॉइंट है, अनसर्टेनिटी होती है। ऑब्वियसली जो बिजनेस एनवायरमेंट है दैट चेंजेस रैपिडली, ये तुम भी जानते हो कि आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, 2 साल बाद कुछ और देखने को मिलेगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका सिंपल सा मीनिंग है बिजनेस एनवायरमेंट है, रैपिडली चेंज होता है, इसलिए अनसर्टेनिटी हमेशा बिजनेस एनवायरमेंट में बनी रहती है। अब अगर मैं अनसर्टेनिटी को थोड़ा और डिटेल में इलैबोरेट करके बताऊं तो उसका एक और नया टर्म निकल के आता है कि बिजनेस एनवायरमेंट डायनामिक है। अनसर्टेनिटी क्या बोलते हैं, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज इन द फ्यूचर। सुनना मेरी बात ध्यान से, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर। डायनेमिक बोलता है यस यस, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज देयर इन द फ्यूचर बिकॉज इट इज एवर चेंजिंग, द एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग। समझ रहे हो मेरी बात को, तुम नहीं जानते कल क्या होगा। क्यों नहीं जानते कल क्या होगा, क्योंकि कल चीजें बदल जाएंगी। वो जो बदल जाएंगी होता है वो डायनेमिक हो जाता है। मतलब भैया ये कभी भी कैसे भी रंग बदल सकता है, तुम नहीं जानते कल हरा होगा, लाल होगा, नीला होगा, आसमानी होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि भैया बिजनेस एनवायरनमेंट में स्कैन करना या बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना, रेगुलरली स्टडी करना, चीजें इंटरप्रेट करना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और एक और चीज यार, यहां पे मैंने लिखा यार मस्ट, तुम अगर देख पा रहे हो ना, मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखा है कि मस्ट है। ये एक चीज ऐसी है जो तुम्हें करना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअसली करना जरूरी है, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, हाईली फ्लेक्सिबल है और कीप्स ऑन चेंजिंग है। यानी अगर आपने खुद को एक मोमेंटम में नहीं रखा, एनालिसिस नहीं करता रहा, तो आप भी नहीं जानते आप कहां फंस जाओगे। इसलिए ऑन अ रेगुलर बेसिस आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करो, और जितना एज अ कंपनी बिजनेस खुद को अडेप्ट कर सकते हो उस चेंज के अकॉर्डिंग जरूर करो। देखो मेरे भाइयों, कॉम्प्लेक्स क्यों होता है मैं तुम्हें बड़े सिंपल टर्म्स में बताता हूं। हम पिछले साल तक नहीं जानते थे, इस साल हमारा एमसीक्यू में टर्म 1 टर्म 2 में पेपर होगा बोर्ड्स का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पिछले साल तो बोर्ड्स होंगे या नहीं होंगे हम वो भी नहीं जानते थे। तो ये होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब मैं एक कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, इट्स सो कॉम्प्लेक्स के लाइक मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, बट लास्ट तक काफी लोग कह रहे थे, और उनकी गलती भी नहीं है यार, उनको लग रहा था कि होना चाहिए, बच्चों का 12th बोर्ड है, कौन ही ऐसा होगा जो बोर्ड नहीं देना चाहेगा, या अपना रिजल्ट वो 12 साल से जिस चीज के लिए पढ़ाई कर रहा है, मैं डर गया, मैंने कहा क्या हुआ। हाँ ये है, 12 साल से पढ़ाई कर रहा है, उसको रिजल्ट बनाना है, डोंट कट इट, दिस वाज गुड। मैं ऐसे मैंने कहा क्या हो गया। हाँ भाई, तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है, बिकॉज यू डोंट नो कि तुमने 12 साल जो मेहनत की वो तुम्हें पेपर देने को उसके लिए मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। दिस हैपेंस, and that is the reason business environment is so complex, it's confusing, it's difficult to understand, you don't even know क्या से 4-6 महीने में होने क्या वाला है। and इसी रीजन से कई बार
आफ्टर ऑल द स्टडीज, आफ्टर ऑल द एक्सपीरियंस जो आपके पास है बिजनेस एनवायरनमेंट में, फिर भी वो रिजल्ट्स निकल के नहीं आते हैं। तो चलो यार, बिजनेस एनवायरनमेंट का मैं तुम्हें एक अलग ही कॉन्टेक्स्ट देता हूं जब रिलेटिविटी की बात होती है। तो तुमने रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 10th तक पढ़ी होगी, जब भी पढ़ी होगी। सो वो क्या कहती थी, द मोर मैसिव द मास इज द मोर स्पेस इट रैप्स अराउंड इट। मतलब ये सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर वो चीज किस कॉन्टेक्स्ट में आती है, बड़े अच्छे से कमर्शियल टर्म में सुन लो, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए और तुमसे बने ना। देखो यार, बात सिंपल सी है, हर कंट्री का अलग अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है, सब चीजें अलग अलग अपने हिसाब से चलती हैं। नाउ थिंक अबाउट, बहुत आराम से सोच के देखो, इंडिया में जो कल्चर है, इंडिया में जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं वो बहुत अलग है, और जो फॉरेन में जो कल्चर चल रहा है वो बहुत अलग है। लेकिन इकोनॉमी वाइज यूएसए या अमेरिकन कल्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा डीपर इंपैक्ट लिया हुआ है। मतलब इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूं, इन टर्म्स ऑफ द मेजर जीडीपी बोल रहा हूं मैं, या कितना डेवलप्ड है वो, या कितना प्रोडक्शन करता है, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट में बात कर रहा हूं। सो यूएसए जैसी कंट्री का इंपैक्ट तुम्हें इंडिया तक देखने को क्यों मिलता है, चाइना तक देखने को क्यों मिलता है, दूसरी कंट्रीज तक देखने को क्यों मिलता है? बिकॉज वो अपने आप में मैसिव है। रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसका कल्चर, उसका बिजनेस करने का तरीका हर जगह क्यों फैला हुआ है? बिकॉज अगेन दैट इकोनॉमी इज मैसिव। यहां पे वही बात की गई है। यस, देयर आर कंट्रीज जिसमें अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट है, मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कहीं से भी नहीं कर रहा, तो मैं ये चीज को ध्यान में रखना। रिलेटिविटी अगर बहुत सिंपल शब्द में समझाऊं, बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग तरीके से उनका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डिफर करेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसा पूछा नहीं जाएगा, इतने तुम्हें स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी। 20 डेज प्लेज में मैं और डिटेल में जाऊंगा, लेकिन बात सुन लो। रिलेटिविटी ये कहता है, यस कंट्रीज रीजन डिफर, बिल्कुल डिफर करेंगे, उनका बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफर करेगा, बट क्योंकि हम अब ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ पुश हो रहे हैं, जो मैसिव कंट्रीज हैं या मैसिव जीडीपीज हैं, मैसिव इकोनॉमीज हैं, उनका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा जो स्मॉलर कंट्रीज हैं, स्मॉलर रीजन हैं, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये चीज एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट में प्लीज याद रख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, अब तुम मुझसे पूछोगे मेरे भाइयों, देखो यार सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की जाए, आप बनते हो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपने चीजों को पहले से एनालिसिस करके रखा है ना कि भैया ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं, ये चीजें होने वाली हैं, फ्यूचर में इस चीज की नीड पड़ने वाली है। जैसे जिन लोगों ने इंटरनेट को छोड़ दिया था, आज समझ जाओ क्या हुआ। मैं तुम लोगों को क्रिप्टो के बारे में अवेयर कर रहा हूं बार बार, मैंने एक वीडियो भी डाला है, शायद एक और वीडियो में जल्दी डालूंगा, कि ये जो ब्लॉकचेन है या क्रिप्टो करेंसीज है या जो डिजिटल करेंसी का ट्रेंड आ रहा है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और ना जाने क्या क्या, व्हाई यू शुड अडॉप्ट एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू अडॉप्ट सच काइंड ऑफ डिजिटल करेंसीज, सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, बिकॉज तब तुम्हारे पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा। देखो भारत के अंदर हर चीज चलती है डर से, अगर तुम डरते ही रहोगे और कॉमर्स वाले होकर डरते रहोगे, व्हेन यू नो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स वाली चीज है, तो तुम कभी भी न्यू इनिशिएटिव नहीं ले पाओगे एंड बार बार यही सोचोगे यार मेरी किस्मत में ही शायद कुछ नहीं लिखा था। नहीं 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 नहीं, ना मेरे को बिल्कुल भी गलत नहीं लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें जाके बस आज से पैसा इन्वेस्टमेंट करना चालू करना है, मैं बस इतना कह रहा हूं चीजों को सीखो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लो। अगर तुम कॉमर्स में इतनी सारी चीजें सीख रहे हो, इतना कुछ लर्न कर रहे हो भैया, तो ये चीजें सीखना भी तो तुम्हारे लिए उतना ज्यादा जरूरी है। ये सब ज्ञान का क्या करोगे, आगे जाके पैसा ही तो कमाना है। आज से सीखोगे तो जल्दी पैसा कमाना चालू करोगे और स्मार्टली पैसा कमाना चालू करोगे। लाइक तुम काम अपने पैशन के लिए करोगे, पैसा तुम्हारे पास अपने आप आता रहेगा, बिकॉज तुम उतने नॉलेजेबल हो। यहां पे चीप प्रमोशन, मेरे भाइयों कॉमर्स बाबा ऐप पे मैं एमसीक्यू सीरीज रन कर रहा हूं, स्टोर सेक्शन में तुम्हें मिल जाएगी फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ज्यादा कुछ एक्सपेंसिव नहीं है। और मैं उसमें मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बैठ के जो भी तुमने पढ़ाई की है, जो भी कंटेंट मैंने रिकॉर्डेड दे रखा है उसके अंदर, अगर वो तुम पढ़ चुके हो तो मुझे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हो। मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाता हूं, मैं डाउट्स लेता हूं, मैं इंटरेक्ट करता हूं कि तुम्हारी क्या परेशानी है और तुम्हें इस बार टर्म 1 कैसे देना है। सो इफ यू विश टू ज्वाइन यू कैन, बट अच्छा लगा तुम्हें बता के। इसमें आते हैं, वार्निंग सिग्नल पे आते हैं। देखो क्या होता है कि कई बार ऐसी गट फीलिंग होती है, जब बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूं या बिजनेस की बात करूं, इवन पर्सनल लाइफ में भी तुम ले लो, कि हमें अगर हम चीजों को सही से एनालिसिस करते हुए चल रहे हैं, अगर हम लोगों को सही से भांपते हुए चल रहे हैं, तो हमें वो वार्निंग सिग्नल्स दिखना चालू हो जाते हैं। यहां पे भी यही बोला गया है कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली फॉलो अप करते हो तो आपको वो थ्रेड्स जो हैं वो पता चल जाएंगे कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग और वेयर देयर आर नीड ऑफ चेंजेस, कहां पे हमें चेंजेस लेके आने हैं। ये सारी चीजें कब पता चल सकती हैं? जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते हुए चल रहे हो, चीजों को एनालाइज करते हुए चल रहे हो। और हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज, देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से बताता हूं हुआ क्या। कोविड सिनेरियो से पहले जब लोगों को पता चलने लगा था कि हो सकता है बहुत इंपैक्ट हो जाए इसका, लॉकडाउन वगैरह होने लगे, ये सारी चीजें, काफी सारे लोगों ने होर्डिंग करना चालू कर दी थी रिसोर्सेज की।
और वहां से ये चीज निकल के आती है। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एडवांस में समझ लेते हो, ऑल्दो देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क, आप उसको मना नहीं कर सकते कि कई बार आप गलत भी हो सकते हो, लेकिन टू अ सर्टेन एक्सटेंट मान के चलते हैं कि अगर आपकी एक्यूरेसी रेट 60-70% के आसपास है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप आराम से रिसोर्सेज को टैप कर सकते हो बहुत ही अर्लीस्ट फेज में, जहां पे आपके जो बाकी रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंसेस हैं, वो भी बच सकते हैं। इसके अंदर कुछ नहीं बोला गया है, आपको यह बताया गया है अगर आप पहले से चीजें प्लान करके चल रहे हो, सो इवन इफ यू हैव टू टैप रिसोर्सेज, बाय रिसोर्सेज, अगर आपको खरीदने हो, रॉ मटेरियल हो, चाहे सप्लायर से बात करना हो, चाहे मार्केट में जो भी चीजें बेचनी है उसके लिए कस्टमर एनालिसिस भी होता है, वो करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, in that context you will always be way ahead of your competitors because तुमने ये सब एनालिसिस ऑलरेडी करके रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने रिसोर्सेज एक्यूमुलेट कर रहे हो। हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज। अब देखो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ। तुम एक बिजनेसमैन हो जो कि ये सोचते हो कि मेरे को मेरे रिसोर्सेज टाइमली चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज ऐसे नहीं मिलते। कई बार रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं, कई बार सप्लायर को 4 लोगों को वो रिसोर्सेज सप्लाई करने होते हैं, तुम अकेले नहीं होते बीइंग अ बिजनेस। तुम्हें क्या करना चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे बिजनेस की डिमांड कितनी है, तुम्हारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसके हिसाब से वॉट एवर रिसोर्सेज यू नीड, डजंट मैटर वेदर दे आर एसेट्स, वेदर दे आर रॉ मटीरियल, वेदर दे आर ह्यूमन रिसोर्स, आप उनको अर्ली स्टेजेस में ही टैप कर लो सो दैट आपको वो रीजनेबल रेट्स पे मिल जाए। अगर आप उसको डिले करते जाओगे और अपने बिजनेस में उस मोमेंट का वेट करोगे जब आपके लिए वो चीज एक नेसेसिटी हो चुकी है, बिना उसके काम ही नहीं चल पाएगा, तब आपको उसके लिए मे बी हो सकता है हायर प्राइसेस पे करनी पड़े। इसलिए बोला गया हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज। वंस यू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट, यू ऑलरेडी नो इन एडवांस व्हाट विल कम इन फ्यूचर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, से विद द एक्यूरेसी ऑफ 60-70%। अकॉर्डिंग टू दैट आपको जो भी रिसोर्सेज टैप करने हैं, आप बहुत अर्ली स्टेज में टैप कर सकते हो व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ना कि एकदम अर्जेंसी में। अच्छा चलो इसको हिंदी के अनुवाद में बता दें। अगर तुम्हें गर्म कपड़े चाहिए तो अगर तुम उसे सर्दियों के मौसम के एंड होते होते खरीद लो, मान लो टी शर्ट्स वगैरह मिल रही हैं, यू विल ऑलवेज गेट इट एट अ चीपर रेट, वो तुम्हारे रिसोर्स हैं। लेकिन अगर तुम उसे पीक समर सीजन में खरीदोगे तो भले ही वो सेल बोल के निकाले, कुछ बोल के निकाले, यू विल ऑलवेज फाइंड इट एक्सपेंसिव इवन विद 10 to 15 रुपीज, इवन 20 रुपीज ऑफ मार्जिन। वो 20, 25, 30 रुपए महंगे ही मिलेंगे। ऐसी सर्दियों के कपड़े ले लो, सर्दियों में जब पीक सीजन चलता है तब अगर आप कोई भी चीज खरीदोगे आपको हमेशा महंगी मिलेगी। बट अगर बाय द एंड ऑफ विंटर सीजन लेते हो, या मे बी स्प्रिंग सीजन जब चालू हो जाता है, मतलब सर्दियों के बाद वाला जो समय होता है जब गर्मी आने वाली होती है, तब खरीदोगे, अगले साल के लिए तैयारी करने के लिए आपको हमेशा चीपर रेट पे मिलेगा। अगेन हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज, हिंदी अनुवाद भी बता दिया। हाँ भैया एक और इंपॉर्टेंस है, हेल्प टू अडैप्ट द चेंजेस। देखो यार कई बार क्या होता है, एज अ बिजनेस यू आर ऑलवेज रिलक्टेंट, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो मैं शेखावत से बात कर रहा था, हमारे एक टीम मेंबर है, हमारे भाई साहब गुजरात से हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि अमूल का आटा वाटा भी आना चालू हो गया है। मुझे नहीं पता, मैं भोपाल में रहता हूं, मेरे को लिटरली नहीं पता कि अमूल इतना चेंज हो चुका है, हेल्प्स इन अडैप्टिंग चेंजेस, कि वो आटे पे आ गया है, घी वगैरह भी आने का। अमूल का घी तो आता है, मतलब आटा वाटा मैंने नहीं देखा, आटा दलिया वगैरह, आटा और कुकिंग ऑयल एग्जैक्टली। सो मेरे को ये चीज नहीं पता थी, क्योंकि मैं कभी गुजरात साइड गया नहीं और मैंने भोपाल साइड कभी खरीदा नहीं। लाइक अमूल का आटा, आई कैन नॉट इवन इमेजिन दैट थिंग। सो हेल्प्स इन अडैप्टिंग चेंजेस में क्या बोला गया, अमूल ने ये चीज रिसर्च कर ली कि भैया इस सेगमेंट में इतने कोई पावरफुल प्लेयर नहीं है, हमें भी इस फील्ड में आना चाहिए, एंड अमूल वही कर रहा है। And that is how you study the business environment and you adapt the changes. अमूल पहले गुजरात में ट्राई करेगा और अगर वहां पे सक्सेसफुल रहता है तो फिर बाकी सारे स्टेट्स में भी आएगा। तो मेरे भाइयों प्लीज परेशान मत होना, ये जो पूरी पीडीएफ है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। तो अगर तुम्हें ये चाहिए तुम इसको रख सकते हो और जब भी मेरा वीडियो देखो तो उसके साथ ये पीडीएफ से तुम रिवीजन कर सकते हो। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की वो जो 5 में बात कर रहा था ना, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक, उसकी बात करना चालू करते हैं। तो भाई इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या हुआ, देखो यार इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सीधा सीधा मतलब अगर तुम जोड़ना चाहो तो तुम जोड़ोगे पैसे से। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट मनी, यानी सबसे पहली चीज तो ये जीडीपी के अराउंड होगा। अगर तुम्हारे पास कोई केस स्टडी काइंड ऑफ फ्रेम करके क्वेश्चन भी आ जाता है, एमसीक्यू बेसिस पे पूछने को भी आ जाता है, या एजर्शन वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए एक पहला टर्म जीडीपी। देखो यार मैं इसमें तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं कि तुम्हें क्या क्या याद रखना है, वरना तुम बाद में सोचोगे कि मैंने ये क्यों लिखे हुए हैं। देखो भाई यहाँ पे जो भी येलो से हाईलाइटेड है ना, वो चीजें इस बार एमसीक्यूज में तुमसे पूछे जाने की संभावनाएं कंपैरेटिवली ज्यादा है।
जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह दे सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्वेश्चंस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यस बिकॉज ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इसका आने का है, मनी सप्लाई वगैरह तुमसे पूछा जा सकता है। तो प्लीज ये चीज ध्यान रखना, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तुम्हें इसका आंसर करना कंपैरेटिवली आसान होगा। सोशल, लीगल, पॉलिटिकल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन यहां पे मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, अगर कहीं पे भी इकोनॉमिक टर्म आ जाए या मनी आ जाए या फिर ऐसा कोई ट्रेड आ जाए, देखो 3 से 4 चीजें, कॉमर्स हो गया, ट्रेड हो गया, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद सीधे सीधे मनी हो गया। अगर ये 4 चीजें मेरे बोलने पे तुमने अपने नोट्स में लिख ली हैं, तुम कभी भी एमसीक्यू गलत करोगे ही नहीं, बिकॉज ये सारी चीजें ही मिला के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है। दैट इज समहाउ इट शुड बी रिलेटेड टू मनी। उसका इंपैक्ट अपने मनी पे आएगा या अर्निंग पे आएगा वो नहीं देखा जाता है, डायरेक्ट इंपैक्ट पैसे पे है, तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। फिर आ जाते हैं हमारे सोशल एनवायरनमेंट पे। अब सोशल एनवायरनमेंट कहता है कि ये सोशल ट्रेंड्स जो होते हैं, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बर्थ एंड डेथ रेट, लिटरेसी, इन सब के अराउंड रिवॉल्व होता है। तो सोशल एनवायरनमेंट को तुम कैसे पहचानोगे किसी क्वेश्चन के अंदर? बात सिंपल सी है, अगर वो इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन नॉर्म्स जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, सोसाइटियल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात कर रहा है, ऐसा कोई भी अगर इशू यहां पे रेज किया जाता है जो कि हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है, हमारे सोचने के तरीके को हर्ट कर सकता है या हमारी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है, दैट कम्स अंडर सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट इज ऑल अबाउट जो हमारे यहां सामाजिकली अप्रूव्ड चीजें हैं, सामाजिक तौर पे अप्रूव्ड चीजें हैं, उसको सोशल एनवायरनमेंट बोलते हैं। मैं तुम्हें इसमें कंफ्यूज क्यों नहीं कर रहा हूं, बिकॉज मैं तुम्हें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझाने वाला हूं। सोशल सेंटिमेंट अलग होता है, उसमें अगर मैं कंफ्यूज कर दूंगा मैं तुम्हें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बता ही नहीं पाऊंगा, स्पेशली एमसीक्यू के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वहां कंफ्यूजन नहीं करना है मेरे को। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जिस चीज में आप ये चेहरा छाप सकें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। जैसे घर घर से कचरा उठाया जाता है, स्वच्छ भारत अभियान है, आपको मोदी जी की तस्वीर दिख जाएगी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। मैं समझता हूं लीगैलिटी हो गई, ये नहीं कर सकते, फाइन लग जाएगा, बाहर कचरा नहीं फेंक सकते, फाइन लग जाएगा, हमारे भारत में हर जगह सुलभ शौचालय मान के चलते हैं लोग खुले में, वो नहीं करोगे फाइन लग जाएगा, यहां थूकना मना है फाइन लग जाएगा। मैं समझ सकता हूं कि गंदगी करना जो है उसमें फाइन लग सकता है, कहीं ना कहीं लीगैलिटी वाला कॉन्टेक्स्ट आता है, लेकिन नहीं, आप ये सोचना अगर कभी भी आप एमसीक्यू कर रहे हो, उसमें दिमाग में क्या होना चाहिए, क्या इसमें मोदी जी की तस्वीर मैंने बनी देखी है? क्योंकि मैंने तो भाई बनी देखी है, जैसे कोवैक्सीन का आपने सुना होगा कि भैया इतने को लगवा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, मोदी जी की तस्वीर आपको उसमें दिखती है, अगेन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर ही आएगा। सो तुम्हारी थिंकिंग चलना चाहिए ना एमसीक्यू में कि तुम क्या सोच रहे हो, तो तुम्हारी थिंकिंग जब एमसीक्यू के लिए तुम सोचोगे, तुम्हारे दिमाग में कोई चीज चलनी चाहिए, तो क्या होगी, तुम ये सोचोगे कि यार इसमें मोदी जी की तस्वीर थी कि नहीं, मैं वैक्सीन लगवाने गया, मोदी जी की तस्वीर देखी कि नहीं, अगर देखी, या तुम्हारे स्टेट के जो भी सीएम हो उनकी तस्वीर देखी तुमने, बिकम्स अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये सब चीजें तो समझने के लिए बहुत अच्छी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, ये सब देखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं पूछे जाते। तभी मैंने तुम्हें ये समझाने से अच्छा ये सोचा, ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से समझा देंगे, बिकॉज अगर सिनेरियो चेंज हुआ है एमसीक्यू का, तो इस कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा ये कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा जरूरी है। आई होप तुम समझ गए होगे। सो कमिंग टू लीगल एनवायरनमेंट, देखो यार, लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है। तो लीगल पॉलिटिकल में कैसे कंफ्यूज नहीं होगे? अच्छा ठीक है, मोदी जी ने ये कॉन्फ्रेंस की, ये किया, वो किया, वहां से ये लीगैलिटी में ले आए, ठीक है, क्या उसमें मोदी जी की तस्वीर छाप रहे हैं, वो क्या पैम्पलेट्स दिख रहे हैं, तो मैं उसके नहीं दिख रहे, कम से अंडर लीगल एनवायरनमेंट। मैं बहुत बच्चों जैसे ये चीज समझा रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली मैं बच्चों से ही डील कर रहा हूं, और मैं उनसे डील कर रहा हूं जो मेरे बैक बेंचर भाई लोग हैं, जिनको वैसे भी कोई चीज समझ में नहीं आती है, और तुम मेरे से फीलिंग्स रखते हो, समझ रहे हो? तो जो टॉपर्स हैं प्लीज इस चीज पे ध्यान ना दें। हाँ, मैं बहुत कचड़ा पढ़ाता हूं, ध्यान देना। When it comes to legal environment, मैंने मोदी जी नहीं बनाए यहां पे, तुम समझ रहे हो? लीगल एनवायरनमेंट सिंपल सा कहता है, सोचो क्या उसमें मोदी जी की तस्वीर दिखेगी, अगर नहीं दिख रही है तो कौन सा बन जाता है, वो लीगल एनवायरनमेंट बन जाता है। जैसे कश्मीर वाला जो मुद्दा हुआ, आर्टिकल 370, कहीं पे भी मोदी जी की तस्वीर नहीं दिखेगी तुम्हें उस पर, क्योंकि उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। हाँ, लेके मोदी जी आए, मैं बात समझता हूं, लेकिन आर्टिकल 370 में मोदी जी ने कहीं भी बखान नहीं कराए, कहीं पे भी तुम्हें बिल बोर्ड्स नहीं लगे दिखेंगे कि मोदी जी आर्टिकल 370, आर्टिकल 370, ना 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 ना, दैट बिकम्स अ लीगल एनवायरनमेंट। तो हाँ, वहां पे भी मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पोस्टर नहीं छप रहे हैं, समझ रहे हो तुम? इतना आसान है लीगल पॉलिटिकल को डिफरेंस करना। देन कम्स द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, भाई इसमें तो कुछ समझाने को है ही नहीं। तुमने नई मशीन खरीदी, साइकिल वाली, तुमने गियर वाली साइकिल खरीदी, तुमने चप्पल पहिए वाली खरीदी, दैट बिकम्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मतलब सिंपल सी बात ये है, जहां पे बिजनेस अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है, जहां पे भी न्यू मशीन्स लेके आ रहा है, जहां पे भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, बिकम्स अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। खत्म, काम खत्म, दी एंड। ये चैप्टर मैं यहीं खत्म करता हूं, इसके अंदर और कुछ था भी नहीं, लेकिन
काफी लोग जो सोच रहे थे कि इसके अंदर जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत डिटेल में जाके पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था। एमसीक्यूज के अंदर पढ़ाई बहुत लिमिटेड हो चुकी है और इसलिए मैंने एक चैप्टर तुम्हें एक बार में खत्म करके दिखाया कि इफ आई वांट टू डू दैट बहुत आसानी से मैं ये चीज कर सकता हूं। तो मेरे भाइयों बताना ये कैसा लगा, चैप्टर तुम्हें समझ में आया कि नहीं। मैंने पूरा चैप्टर जितना प्रिसाइजली हो सकता है उतना प्रिसाइजली करवाया है। और हां, मैंने ये सारी चीजें ओसवाल बुक से क्यों करवाई, तुम ये पूछना चाहोगे, प्लीज मुझे देना। देखो मेरे भाइयों, ओसवाल की अगर बुक तुम लोग देखोगे तो तुम लोगों को कुछ इस तरह के चार्ट्स दिखेंगे। अब चाहे तुम इसे प्रमोशन मान लो, चाहे तुम कुछ और बोल लो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा इस बुक को फॉलो अप लेने का रीजन ये था, और 20 डेज प्लेज भी स्ट्रांगली अगर तुम्हें नहीं पता हो तो आई एम गोइंग विद ओसवाल बुक ओनली। अप्रोच किया था मैंने, वो नहीं आए थे। अप्रोच तो मैंने 2-3 लोगों को किया था। दिक्कत कहां पे हो गई, उनका कंटेंट कचड़ा है। कुछ कुछ बुक्स तो ऐसी हैं पढ़ने के बाद तुम्हारे फेल होने के पक्के हो जाएंगे चांसेस, बिकॉज दे हैव कंफ्यूज यू अ लॉट। सो दिस इज नॉट अगेन अ पेड प्रमोशन। मैं तारीफ उनकी करता हूं जिनका मुझे कंटेंट अच्छा लगता है। अगर मुझे ये चीजें किसी बुक के अंदर मिल जाएं, समझ रहे हो, अगर आई कैन सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन अ बुक, और उसके बाद मैं उठा के सबसे अच्छी चीज बता देता हूं, इस टाइप की जब मैं एमसीक्यूज करना चालू करूंगा, प्लस मेरे पास डमी ओएमआर शीट है जिसमें मैं अपने आंसर्स टिक कर सकता हूं, अपने आंसर्स लिख सकता हूं, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात कुछ और हो नहीं सकती। सो बेस्ट पार्ट इज, अगर तुमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा है तो ये पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर मैंने ये वाली बुक से बनाया था, ओसवाल बुक से पूरा तैयार किया था। एंड द स्ट्रेटेजी वाज, क्या मेरे से सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या मैं सारे एमसीक्यूज इसके बाद राइट टिक कर सकता हूं। तुम खुद ही ट्राई कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा ये प्रमोशन है या वाकई में मैंने ये बात दिल से बोली है। सो इन टोटल इन दिस ओसवाल बुक यू विल गेट 15 सैंपल पेपर्स। तुम उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो तुम्हारी तैयारी कितनी है। इससे फायदा क्या होगा, अब तुम्हें कोई बुक पकड़ने की जरूरत नहीं है, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी घोटने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड फिर उसके बाद वॉट एवर बुक यू आर हैविंग जस्ट सॉल्व ऑल द एमसीक्यूज। तो मेरे भाइयों तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।